प्रिय दर्शकों, कनाडा क्या हुआ कैसे जाने संक्षेप में नाम की श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। अब तक आप कनाडा के जिन खास शहरों के बारे में आवश्यक जानकारी पा चुके हैं वे हैं वैंकूवर, विक्टोरिया, कैलगरी, एडमंटन, रेजिना, सैस्केटून, विनिपेग, ऑट्वा, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक सिटी व फ्रेडरिक्टन। आज की कड़ी में आप एक अन्य प्रमुख नगर शार्लेट टाउन के बारे में जानेंगे, जो कनाडा के पूर्वी छोर पर स्थित प्रिंस एडवर्ड आइलैंड नामक प्रांत की राजधानी है। इस प्रांत के अन्य प्रमुख क्षेत्र हैं समरसाइट, स्ट्रैटफोर्ड, कॉर्नवॉल और थ्री रिवर्स। वर्ष 2016 की जनगणना के अनुसार शार्लेट टाउन में करीब 36,000 लोग रहते हैं और ये प्रिंस एडवर्ड आइलैंड प्रांत का सबसे बड़ा शहर माना गया है। स्ट्रैटफोर्ड इसी प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी म्यूनिसिपैलिटी है एरिया के हिसाब से और यहाँ की आबादी है मात्र 9,706। इससे कम आबादी वाला अगली म्यूनिसिपैलिटी का नाम है कॉर्नवॉल, जहाँ केवल 5,348 लोग रहते हैं। शार्लेट टाउन के बाद जनसंख्या के हिसाब से आता है समरसाइट नामक शहर और यहाँ पर करीब 15,000 लोग रहते हैं। अंत में प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की सबसे छोटी म्यूनिसिपैलिटी है टिग्निश शोर और यहाँ की जनसंख्या 60 लोगों से भी कम है। अब दर्शकों, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के बारे में, जिसे संक्षेप में PEI भी कहा जाता है, थोड़ी बहुत जानकारी पा लेते हैं। तो ये कनाडा का सबसे छोटा प्रांत है जो अटलांटिक सागर की सेंट लॉरेंस खाड़ी में कनाडा के पूर्वी छोर पर स्थित है। क्षेत्रफल और आबादी दोनों के हिसाब से सबसे छोटा प्रांत होने के बावजूद कनाडा में सबसे अधिक घना बसा हुआ प्रांत यही है। यहाँ के जिन क्षेत्रों में लोग सबसे ज्यादा रहते हैं उनके नाम हैं शार्लेट टाउन, समरसाइट, स्ट्रैटफोर्ड, कॉर्नवॉल और थ्री रिवर्स। PEI प्रसिद्ध है लाल रंग की रेत के समुद्री तट, लाल मिट्टी और आलू की खेती के लिए। व्यावसायिक दृष्टि से प्रांत की सबसे बड़ी फसल ही है आलूओं की पैदावार। कुदरती रूप से PEI प्रांत में फसलों के उगाने का मौसम काफी लंबा चलता है और सालों भर बारिश भी अच्छी होती है। जुलाई व अगस्त के महीने शुष्क होते हैं और दिसंबर से बारिश व बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है। ठंडा मौसम दिसंबर से मार्च के बीच चलता है और उस समय औसत अधिकतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। 29 जनवरी का दिन प्रायः सबसे अधिक ठंडा होता है। औसत तापमान 0 से 2 से 10 डिग्री नीचे होने के कारण प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में छुट्टियां बिताने की दृष्टि से आने के लिए सबसे अच्छा समय होता है गर्मियों में, मध्य जुलाई से मध्य अगस्त के बीच। PEI की भौगोलिक स्थिति के अनुसार यहाँ का स्थानीय समय AST यानी अटलांटिक स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से निर्धारित होता है तथा डे टाइम सेविंग मोड का पालन प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में भी होता है। सो पूरे साल यहाँ का समय टोरंटो के हिसाब से 1 घंटा आगे चलता है। उदाहरण के लिए, जब टोरंटो में सुबह के 11 बजेंगे तो PEI में समय होगा दोपहर के 12 बजे का। दर्शकों, अब चलते हैं PEI की राजधानी शार्लेट टाउन के बारे में थोड़ा बहुत जानने के लिए। तो जैसा आप पहले से जानते हैं, ये कनाडा के सबसे छोटे प्रांत का सबसे बड़ा शहर है। इसे
कनाडा का जन्म स्थान भी कहा जाता है, क्योंकि इसी शहर में उस श्रृंखला की सबसे पहली मीटिंग यहीं पर हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1867 में कनाडा को अपनी पहचान मिल पाई थी, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। शार्लेट टाउन के पीईआई प्रांत के दक्षिणी छोर पर स्थित है। वर्ष 1763 में जब ये समुद्री द्वीप ब्रिटेन के अधिकार में आया था, उस समय के ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज तृतीय थे, तो उनकी धर्मपत्नी क्वीन शार्लेट के सम्मान में इस शहर को शार्लेट टाउन का नाम दिया गया था। तब से ये नगर पीईआई प्रांत का व्यापारिक केंद्र रहा है। इसके आसपास घनी गहराई वाला समुद्र पानी होने के कारण बड़े बड़े जलयानों का आवागमन सुलभ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे की स्थापना भी इस शहर में की गई है। यहाँ के निवासियों के लिए नौकरियां व अन्य रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। राष्ट्रीय, प्रांतीय व नगर प्रशासन तथा शैक्षिक व स्वास्थ्य सेवाओं की ओर से। दर्शकों, शार्लेट टाउन पहुंचने के लिए आप पहले ट्रेन द्वारा न्यू ब्रांसविक के मॉन्टन शहर अथवा नोवा स्कोशिया प्रांत के हैलिफैक्स तक जाकर और फिर वहां से बस या कार की यात्रा करनी होती। मैरीटाइम बस सर्विस की बसें भी शार्लेट टाउन से समुद्र के आसपास स्थित लगभग 40 स्थानों के लिए उपलब्ध हैं। यहाँ से मध्य व पश्चिमी कनाडा के लिए दूसरे कनेक्शन मिल जाते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कंपनियों की ओर से शटल सर्विस भी चलाई जा रही है। शार्लेट टाउन और हैलिफैक्स के बीच में चूंकि समुद्री जहाज भी कई जगहों से आकर शार्लेट टाउन के बंदरगाह में रुकते हैं, तो उन स्थानों से समुद्री मार्ग द्वारा भी यहाँ आया जाया जा सकता है। टोरंटो, मॉन्ट्रियल व हैलिफैक्स से वायुयानों की सीधी उड़ानें भी हैं शार्लेट टाउन के लिए। कनाडा के अन्य शहरों से यहाँ आने जाने के लिए हवाई सफर में बीच में किसी स्थान पर रुकने की आवश्यकता होती है। अब दर्शकों, इन सारी जगहों पर वायुयान द्वारा शार्लेट टाउन आने जाने के लिए यात्रा में अनुमान से कितना समय लगेगा, ये भी यहाँ पर दिखलाया गया है। इसके अनुसार सबसे कम समय में हैलिफैक्स से शार्लेट टाउन पहुंचा जा सकता है और सबसे अधिक समय लगता है रेजिना से शार्लेट टाउन पहुंचने के लिए। दर्शकों, अब चलते हैं शार्लेट टाउन स्थित कुछ पर्यटन स्थलों की सैर पर। तो इस क्रम में सबसे पहले आता है प्रोविंशियल हाउस नेशनल हिस्टोरिक साइट। यहीं पर कनाडा को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखने हेतु पहली बार विचार विमर्श हुआ था। ये स्थान 1847 से प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का विधान भवन भी है। शार्लेट टाउन में ग्रेट जॉर्ज स्ट्रीट पर स्थित क्रीक रोमन कला के अनुसार बनी ये भव्य इमारत शहर के एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में विख्यात है। इसे कनाडा में सबसे पुराना सरकारी भवन भी माना जाता है। सैंडस्टोन में बनी इस तिमंजिली इमारत का निर्माण वर्ष 1843 से 1847 के बीच हुआ था। सेंट पीटर्स कैथेड्रल की स्थापना हुई थी वर्ष 1869 में ऑक्सफोर्ड आंदोलन से प्रभावित परिणाम स्वरूप। ये जीसस क्राइस्ट के क्षमादान, पुनर्जीवन, प्रसाद आदि से संबंधित सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने हेतु बना है। सेंट पीटर्स सम्मानीय हैं अपने अनोखे सामूहिक गीत, संगीत, सुंदर पूजन पद्धति, मजबूत व कट्टरपंथी ईसाई धर्म की शिक्षाओं के लिए, मैत्रीपूर्ण धार्मिक सभाओं के लिए और समाज के प्रति सेवा भाव की प्रथा के लिए। बेकन्सफील्ड हिस्टोरिक हाउस की गिनती शार्लेट टाउन की सर्वाधिक भव्य इमारतों में होती है। इसमें लाजवाब निर्माण सामग्री का उपयोग
और बेहतर कारीगरी देखने को मिलती है तो है ही, साथ में अनेक सुख सुविधाओं के साधन नवीनतम स्टाइल में दिखाई देते हैं। ये विक्टोरियन वास्तुकला का सुंदर नमूना भी है, जिसमें बहुतेरे फीचर पहली बार देखने को मिलते हैं। आजकल यहाँ लेक्चर, म्यूजिकल कंसर्ट्स और अन्य विशेष कार्यक्रम आयोजित होते हैं। प्रिंस एडवर्ड बैटरी व विक्टोरिया पार्क का पारंपरिक महत्व की दृष्टि से शार्लेट टाउन निवासियों के आमोद प्रमोद स्थल के रूप में दीर्घकालीन इतिहास रहा है। इसका संबंध प्रांत के सैनिक इतिहास से भी जुड़ा रह चुका है। वर्तमान में यहाँ पर डेयरी बार, बच्चों के खेलने का मैदान, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, स्केटबोर्ड पार्क, प्लेग्राउंड आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर कनाडा डे, आउटडोर प्लेस, म्यूजिकल कंसर्ट आदि के आयोजन नियमित रूप से होते रहते हैं। कन्फेडरेशन सेंटर ऑफ आर्ट्स वर्ष 1964 में बनकर तैयार हुआ था, कनाडा के राष्ट्रीय स्मारक के रूप में। ये 1864 के उस सम्मेलन की याद दिलाता है जो शार्लेट टाउन में आयोजित हुआ था। कनाडा को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखने की कल्पना के साथ वर्तमान स्वरूप में यहाँ एक संग्रहालय, कला दीर्घा, प्रांतीय पुस्तकालय, 2 थिएटर और एक रेस्टोरेंट की सुविधाएं हैं। ये स्थल बहुचर्चित उपन्यास एन ऑफ ग्रीन गेबल्स के म्यूजिकल वर्षन के ग्रीष्मकालीन मंचन के आयोजन हेतु अधिक प्रसिद्ध है, जो हर साल जून से सितंबर माह के बीच होने वाले शार्लेट टाउन फेस्टिवल का अंग है। पर्यटकों के लिए वर्ष भर खुले रहने वाले इस केंद्र में कनाडाई विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम देखने सुनने को मिलते हैं। गवर्नमेंट हाउस 1834 में बनाया गया था, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर के आधिकारिक निवास के रूप में। सफेद लकड़ी की छत से ढकी इस इमारत से शार्लेट टाउन बंदरगाह का दृश्य अच्छा दिखता है। इस भव्य भवन के चारों तरफ खुले व चौड़े लॉन हैं, पेड़ों की छाया तले सैर करने के लिए पैदल पथ हैं तथा सुंदर बाग बगीचे। प्रांत में अपने ठहराव के दौरान शाही मेहमान इस इमारत को देखने अवश्य आते हैं। इसी क्रम में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय व प्रिंस फिलिप वर्ष 1959 में यहाँ पधारे थे। आजकल इस भवन में हर वर्ष जुलाई से अगस्त के बीच पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश मिलता है। विक्टोरिया रोड शार्लेट टाउन के व्यवसायिक क्षेत्र का मुख्य आकर्षण। यहाँ पैदल पथ के किनारे किनारे रेस्टोरेंट, कैफे व गिफ्ट शॉप्स स्थित हैं। यहाँ पर्यटकों को ईंटों से बनी इमारतों में बारीक विक्टोरियन वास्तुकला भाती है। बिल्डिंगों के विभिन्न हिस्सों में पत्थरों पर हुई नक्काशी देखते ही बनती है। खरीदारी करने के लिए विक्टोरिया रोड इलाका काफी लोकप्रिय है। बहुचर्चित उपन्यास एन ऑफ ग्रीन केबल्स का स्टोर पास में ही है। शार्लेट टाउन फार्मर्स मार्केट में ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मशहूर है। यहाँ पर करीब 40 से ऊपर वेंडर्स हैं और 400 से ज्यादा यहीं पर बनी खाने योग्य स्वादिष्ट चीजें मिलती हैं। शनिवार 5 बजे से मंगलवार दोपहर तक ऑनलाइन ऑर्डर दिए जाते हैं और उनकी डिलीवरी पाने के लिए बृहस्पतिवार को दोपहर 3 से 6 बजे के बीच में आना पड़ता है। पर्यटकों के लिए जो वस्तुएं यहाँ पर उपलब्ध होती हैं वे हैं विचित्र रूप में हाथ से बने पक्षियों के लिए पिंजरे, कुत्तों को बारिश से बचाने वाले कोट, भेड़ों की खाल से बने गलीचे, बुने हुए स्कार्फ, हाथों द्वारा क्रोशिया से बने स्लीपर, चमड़े से बने हैंडबैग, मिट्टी के बर्तन, चांदी के आभूषण, बैंगनी रंग की पोटलियां, हाथों से बने साबुन वगैरह वगैरह।
फोर्ट एमहर्स्ट नेशनल हिस्टोरिक साइट याद दिलाता है उन लोगों की जो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में, जिसका पुराना नाम आइले सेंट जीन्स था, स्थायी रूप से बसने के लिए यूरोप से आए थे। वर्ष 1534 में जैकिस कार्टियर नाम के व्यक्ति ने इस आइलैंड को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था, फ्रांसीसियों को बसाने के लिए। पोर्ट ला जॉय नाम से मशहूर एकेडियन बस्ती यहाँ पर धीरे धीरे आबाद हुई, लेकिन वर्ष 1758 में ब्रिटिशों द्वारा इस स्थान को खाली करवा दिया गया था। इसी ब्रिटिश शासन के कारण बाद में इस स्थान को फोर्ट एमहर्स्ट के नाम से जाना गया। यहाँ पर बताना उचित होगा कि एकेडियन उन लोगों के वंशजों को कहा जाता है जो 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान कैनेडियन मैरीटाइम प्रोविंसेस में फ्रांस से आकर यहाँ बस गए थे। मैरीटाइम प्रोविंसेस न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड से मिलकर बने हुए क्षेत्र को कहा जाता है। पीक्स, वॉर्फ एंड कन्फेडरेशन लैंडिंग बनकर तैयार हुआ था वर्ष 1995 में। कन्फेडरेशन लैंडिंग पार्क शार्लेट टाउन के तटीय क्षेत्र की शोभा बढ़ाता है। 6 एकड़ में फैला ये पार्क करीब $17 लाख की लागत में तैयार हुआ था और ये उसी स्थान पर है जहां 1 सितंबर 1864 में 8 सदस्यों की टीम पहुंची थी कनाडा को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कल्पना करने के लिए। अब यहाँ पर स्थानीय निवासियों और पर्यटक दोनों की मौज मस्ती व ज्ञान वर्धन के लिए आकर्षण स्थल बना है, जो पूरे साल कभी भी देखा जा सकता है। पार्क की स्थापना के साथ ही यहाँ पर 170 गाड़ियों को खड़े करने की प्रबंध भी किया गया है। ल्यूसी मॉन्टगोमेरी के बहुचर्चित उपन्यास एन ऑफ ग्रीन केबल्स का महत्व बहुत है शार्लेट टाउन के इतिहास में। नगर के कई स्थलों का जिक्र हुआ है इस पुस्तक में। उस समय उपलब्ध बहुतेरी चीजों और सभ्यताओं का उल्लेख भी किया गया है इसमें। वर्ष 1908 में लिखे गए इस उपन्यास को इतनी लोकप्रियता मिली थी कि इसका पुनर्मुद्रण कई बार किया गया। बाद में इसी उपन्यास पर आधारित म्यूजिकल वर्जन भी तैयार किया गया वर्ष 1965 में शार्लेट टाउन उत्सव के लिए, जो बाद में सबसे लंबी अवधि तक जारी रहने वाला एनुअल म्यूजिकल थिएटर प्रोडक्शन बना पूरी दुनिया में। इन्हीं कारणों से आज भी हजारों पर्यटक हर साल प्रिंस एडवर्ड आइलैंड आते हैं उन स्थलों और वस्तुओं को देखने के लिए जिनका जिक्र पुस्तक में हुआ है। ऐसे ही तमाम चीजों को पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराने की दृष्टि से एन ऑफ ग्रीन केबल्स स्टोर की स्थापना भी की गई थी शार्लेट टाउन में। उपन्यास के महत्व को उजागर करने के लिए वर्ष 2004 में इस स्टोर की लोकेशन को राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल भी घोषित किया गया था। सेंट डंस्टन बेसिलिका को साल 1990 से कनाडा की राष्ट्रीय सरकार द्वारा एक नेशनल हिस्टोरिक साइट माना गया है। इसकी लाल सैंडस्टोन से बनी गगनचुंबी मीनारें शहर की आकर्षण बिंदु हैं और शार्लेट टाउन की विक्टोरियन धरोहर की याद दिलाती हैं। सुविख्यात प्रोविंस हाउस के पास ग्रेट जॉर्ज स्ट्रीट पर स्थित यह भव्य इमारत शहर में दूर से ही दिखती है। 1913 में लगी आग दुर्घटना में इसे काफी क्षति पहुंची थी, लेकिन जल्द ही प्रांत के रोमन कैथोलिक्स और समाज के अन्य दानवीरों की मदद से इसके खोए हुए भव्य स्वरूप को वापस लौटाना संभव हो पाया था। इस अलंकृत भवन को पूर्वी कनाडा की सबसे ऊंची बिल्डिंगों में से एक माना गया है। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड आने वाले ज्यादातर समुद्री यान शार्लेट टाउन के बंदरगाह पर रुकते हैं।
जो कि दक्षिणी तट पर स्थित है। कुछ जहाज आइलैंड के पश्चिमी तट पर स्थित समरसाइड नामक बंदरगाह पर भी आते हैं। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड आने के लिए शार्लेट टाउन का बंदरगाह ही मुख्य समुद्री मार्ग है। यहाँ समुद्री रास्ते से रेत, बजरी, पेट्रोलियम उत्पाद और कृषि उर्वरकों का आयात होता है। दशकों पहले कनाडाई प्रधानमंत्री सर जॉन मैकडॉनल्ड की ये कांस्य प्रतिमा शार्लेट टाउन के डाउनटाउन के लिए प्रतिष्ठा की बहुमूल्य धरोहर है, जहां पर मूर्ति के साथ बैठकर अनेक लोग फोटो खिंचवाकर स्वयं को धन्य समझते हैं। वास्तव में ये प्रतिमा इतनी सजीव बन पड़ी है कि ऐसा लगता है मानो फोटो खिंचवाने वाले व्यक्ति से ये महापुरुष स्वयं कनाडा के इतिहास के बारे में कुछ बतला रहे हैं। अंत में दर्शकों, उम्मीद है आज आपको शार्लेट टाउन के बारे में काफी कुछ पता चल गया होगा। श्रृंखला की अगली कड़ी में हम आपको कनाडा के एक अन्य प्रमुख शहर हैलिफैक्स के बारे में बतलाएंगे, जो नोवा स्कॉशिया प्रांत की राजधानी भी है। अब अगर आपको आज दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो अपनी पसंद अवश्य दर्शाएं थंब अपवर्ड सिंबल पर क्लिक करने के दौरान। इसी तरह अगर भविष्य में भी आप ऐसी जानकारी पाने को उत्सुक हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि भविष्य में अपलोड होने वाले एपिसोड की सूचना आप तक स्वयं पहुंच सके। हम पुनः जल्द ही आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। कनाडा क्या व कैसे जाने संक्षेप में नाम की सीरीज में एक नए एपिसोड के साथ। तब तक विदा लेने से पूर्व आपको धन्यवाद भी देना चाहेंगे अब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दर्शकों, यदि आप शार्लेट टाउन के बारे में कुछ अधिक जानना चाहते हैं तो वीडियो भी देख सकते हैं नीचे दिए गए लिंक पर जाकर कॉपी करने के बाद।